चलिए, तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा है सर। हाँ, स्क्रीन विजिबल है सभी को। यस सर। ओके, स्क्रीन विजिबल है। बहुत ही फास्ट ट्रैक में चलेंगे क्योंकि थ्योरी लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। थ्योरी में मैं मोटा मोटा चीज आपको बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बेसिक से चलेंगे, ठीक है, बेसिक से चलेंगे। और ये भी देखेंगे कि पुराने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, बेसिक्स में क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्यों हम कभी कभी आसान क्वेश्चन होता है तो गलतियां करते हैं। मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा एक बात आप ध्यान से बस समझ लीजिए कि फिजिकल एजुकेशन में लगभग आप लोग तैयारी अच्छा कर चुके हैं। जितनी तैयारी आपको करनी चाहिए थी उतनी नॉलेज आपको हो चुकी है। आपसे एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, इसके पीछे बस एक कारण है। बता दूं क्या है? बताइए सर। सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग गलतियां कर देते हैं, पढ़ा हुआ क्वेश्चन को गलत कर देते हैं एग्जाम में ड्यू टू द कंफ्यूजन। am I राइट और आवाज रॉन्ग? धीरे आ रही सर आपकी। आवाज नहीं आ रही है? धीरे आ रही, धीरे। धीरे आ रही है? एक मिनट। और किसी को भी प्रॉब्लम है क्या आवाज से? नो सर। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आता हुआ क्वेश्चंस हम लोग ना गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि फिजिकल एजुकेशन में हमें क्वेश्चंस को गलत नहीं करने हैं। आते हुए क्वेश्चंस तो 100% गलत नहीं करने हैं। अब देखिए क्या होता है, आपके एग्जाम नहीं निकलते, इसके दो एक और कारण है। पहला तो आप गलती को नहीं करना है, गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन एग्जाम। अगर आप गलती से भी गलती, पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत करते हैं इन कंफ्यूजन में, तो ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। जब भी आप एग्जाम देकर आते होंगे तो घर पे जब मिलाते होंगे तो जरूर आपका कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा होता होगा जिसको लगता है कि अरे सर हम ये तो जानते थे, लेकिन पता नहीं क्या परीक्षा में हुआ कि हम इसको ठीक नहीं कर पाए या गलत कर दिए ठीक। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। सभी के साथ ये प्रॉब्लम है, तो आपको गलती से भी गलती नहीं करना है। चलिए शुरू करेंगे, फास्ट ट्रैक मोड पे लगाएंगे आज और बहुत तेजी से, क्योंकि क्वेश्चंस भी हमें ज्यादा करना है। हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा क्वेश्चंस ज्यादा करने का वो रहेगा, ठीक है, फोकस रहेगा कि मैं क्वेश्चंस आपको ज्यादा कराऊं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शारीरिक शिक्षा को पढ़ लेते हैं। सभी को पता है शारीरिक स्क्रीन दिख शिक्षा नहीं क्या रही होता है। है, स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। विशाल जी, प्रॉब्लम दिख हो रही रही है। है सर। दिख आप रही है एक बार सर। लॉग आउट करके लॉग इन करिए। बाकी तो हमें लग रहा है कि सब सही है, यहाँ पे दिखा रहा है कि स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ, ठीक है। तो एक बार बेसिक से शुरू करेंगे बहुत ही तेजी से। आपको पता है फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है? सर फिजिकल और स्क्रीन जूम कर दीजिए प्लीज। जूम तो है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताएं। नो सर, कंटिन्यू। नो सर। एक मिनट। चलिए, तो बस ये हमारा आ गया और शुरू करेंगे फिजिकल एजुकेशन की क्लास। और सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, फिजिकल और एजुकेशन। फिजिकल का संबंध किससे? शरीर से होता है। एजुकेशन का संबंध क्या है? उसके ट्रेनिंग से, मतलब कि उसके वो से। तो आप क्या करेंगे, जब आप कोई एक्टिविटी करके आप अपने बॉडी के अंदर कोई भी नया परिवर्तन महसूस करते हैं, चेंज करते हैं, या जो अनुभव आपको प्राप्त होता है ड्यू टू द एक्टिविटी,
ड्यू टू द एक्टिविटी और गेम्स। ठीक है, आपने कुछ भी किया अपने बॉडी से, उस बॉडी से कुछ भी आप कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, उसके बाद जो आपकी शरीर महसूस करती है, जो डेवलपमेंट आपके शरीर में होता है और जो चीजें आप उससे सीखते हो ड्यू टू द एक्सरसाइज, या जो उद्देश्य आपके अंदर डेवलप हो रहा है, दैट इज फिजिकल एजुकेशन। एक बार में सीधा आंसर, और कुछ नहीं समझना है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला हमारा जो है, फिजिकल एजुकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट एजुकेशन। क्या नाम से जानते हैं इसको? मूवमेंट एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ये वाला पोर्शन पे ध्यान देंगे। ठीक है, कि जब हमारा फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टली इसका नाम नहीं पड़ा था, इसका नाम आपका 5 अलग अलग जनरेशन चेंज हुआ, और जनरेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, फिलोसफर्स ने इनके नाम चेंज किए। सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन का जो नाम था वो जिम्नास्टिक से शुरू हुआ था 18वीं शताब्दी से। यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग तो हम लोग करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिम्नास्टिक को हम लोग नाम से जानते थे। बाद में इसको हाइजीन ट्रेनिंग के नाम दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसमें स्वस्थ रहने के बहुत सारी चीजें होती थी, सो दैट्स वाई हाइजीनिक ट्रेनिंग भी बोला गया 1820 के आसपास। फिर इसका नाम फिजिकल कल्चर के नाम से बताया गया। ठीक है, फिजिकल कल्चर के नाम से इसको बोला गया 1840 में। तो कभी कभी हो सकता है कि आपके सामने मैच द कॉलम, जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे यूजीसी नेट देना चाहते हैं या सेट का एग्जाम देते हैं, या मैं बता दूं आपको, या प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं आपको कि ये वाला पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा यहां से हमारा बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा हमारा बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं बता दूं यहां से आपको क्या याद रखना है। ये डेट याद रख लीजिएगा। मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैच द कॉलम में क्या हो जाएगा, एक तरफ यहां पर आपका डेट दे देगा 1800, 1840, 1820, है ना, और इधर आपका दे देगा 1900। ठीक है, और शायद इस प्रकार का क्वेश्चन आपने नेट में देखा भी होगा पहले। ठीक, इधर दे देगा कॉलम 1 हमारा हो गया, और हमारा लिस्ट 2 हो गया, लिस्ट 1 हो गया। मैच द कॉलम बनाना है। अब यहाँ पे वही नाम आ जाएगा, फिजिकल कल्चर। ठीक है, उसके बाद जिम्नास्टिक, उसके बाद हमारा हाइजीन ट्रेनिंग। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और करंट एरा में पूछेगा तो करंट एरा में मूवमेंट एजुकेशन कहते हैं। किसी को भी इस बात पे डाउट है तो मैं आपको बता दूं कि आप एनसीईआरटी किताब पढ़ लीजिए, जो सीबीएसई की एनसीईआरटी की किताब है, उसमें ये वर्ड दिया हुआ है कि करंट एरा में फिजिकल एजुकेशन को मूवमेंट एजुकेशन कहते हैं। 110% करंट एजुकेशन में ये दिया गया है। ठीक है, अभी फिजिकल एजुकेशन का भी नाम चेंज होगा, मूवमेंट एजुकेशन कहने की बात आ रही। बाकी एक और आप लोग जानते होंगे, और जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं उनको आप क्या कहते हैं पता है? उनका नया नाम क्या है? जो लोग फिजिकल एजुकेशनिस्ट होते हैं, मतलब जो बीपीएड वगैरह कर लेते हैं, एमपीएड कर लेते हैं, उनको एक फिजिकल एजुकेशन की अगर भाषा में, स्पोर्ट्स की भाषा में बात किया जाए तो क्या कहते हैं? टीचर, कोच, ये दोनों नहीं कहते हैं, नया नाम है, कोई बताएगा? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। तो उनको कहते हैं क्या, मैं बता दूं आपको, ह्यूमन इंजीनियर। क्या कहते हैं? इस समय हम लोग ह्यूमन इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं। विदेशों में ह्यूमन इंजीनियर के नाम से भी फिजिकल एजुकेशनिस्ट, मतलब जो लोग बीपीएड और फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई करते हैं, वो एज अ उनको ह्यूमन इंजीनियर हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बस यहाँ पर इतना ही बात था। आपको बस मोटा मोटा ये वाला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आता है कभी कभी। ठीक है, तो आपको बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, कौन सा डेफिनेशन पढ़े, कैसे पढ़े, इसमें जो प्रॉब्लम होती है, मैं इस चीज को सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये बहुत सारे डेफिनेशंस है, और यहाँ पर जो दिए हैं वो बहुत ही ज्यादा, मेरे जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन, मतलब ये पिछले सारे आए हुए हैं। ठीक है,
ये सबसे अच्छे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहला जो सबसे ज्यादा आज तक एग्जाम में पूछा गया है वो डेल्बर्ट ओवर ट्यूपर का पूछा गया है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, नॉर्मली चाहे राजस्थान का हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, यूपीटीजीटी हो, आप देखिएगा ये कम से कम मैं बता दे रहा हूँ अभी तक पूरे एग्जाम में 7 से 8 बार ये डेफिनेशन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अभी आप घबराइएगा मत, मैं आपको बहुत ही जबरदस्त एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप 6-7 डेफिनेशन एक बार में याद कर लेंगे। सिर्फ आपको एक दोहा और एक लाइन याद करनी है, जैसे हिंदी का, बस उससे आप सारा चीज पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद जेबी नेस का है, फिर जेएफ विलियम्स का भी पूछा जाता है, नेक्स्ट आपका कैसिडी का भी पूछा जाता है। ठीक है, बाकी विवेकानंद वाला भी आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, जिसमें क्या उन्होंने फुटबॉल, गीता नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है, तो कुछ तो हम लोगों को ऐसे ही याद है। तो डेफिनेशन याद करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको डेफिनेशन याद करने के लिए कुछ बातों को ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि जितने भी डेफिनेशन होते हैं उनमें से आपको एक यूनिक वर्ड को छांट लेना है। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या बोला था, अनुभवों का कुल जोड़ है, तो मैंने ये वर्ड इनका छांट लिया, इनको एक वर्ड निकाल दिया। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने क्या बोला कि बड़ी मांसपेशियों में, या फिर बोला बिग मसल एक्टिविटी। देखिए यहाँ पर इनका जो वर्ड है वो है बिग मसल एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बोला, सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी। उन्होंने बिग मसल एक्टिविटी बोला, किसने, जेबी नेस ने, और विलियम्स क्या बोल रहे हैं, जेएफ विलियम्स बोल रहे हैं सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद आएंगे कैसिडी क्या बोल रहे हैं, परिवर्तन जो मानों में आते हैं, इन्होंने परिवर्तन वर्ड का, चेंजेस का वर्ड का यूज किया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो ये सब आपका मतलब ये जो 4-5 ऊपर आप देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा बार अभी तक आपका यही पूछा जा चुका है। ठीक है, यही चीज पूछा गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रिक कैसे बनाएंगे। किसी जो बच्चे हमारे पुराने हैं उनको शायद ये ट्रिक याद होगा, किसी को याद है ये ट्रिक? कोई इसमें है जो मेरा पुराना पढ़ चुका है इसमें? और यस सर। हाँ, क्या बताया था मैंने, याद है वो ट्रिक कि भूल गई? सर याद है, क्या था, आरबी ऑफर कुछ पूरा था, पूरा याद नहीं है, मतलब भूल गई हूँ। ऑफर देख के कैश दिया, क्या हाँ था? जेबी नेस ने विलियम को कैश देकर ऑफर किया। हाँ, ऊपर में क्या था, क्या सर? ऊपर में पहला पॉइंट ऊपर वाला, बिग मसल्स बिग एक्टिविटी, मसल एक्टिविटी। हाँ, सम तो ऑफ आपको यहाँ से मेंस बताना फिजिकल है, एक्टिविटी। यहाँ से बताना है। देखिए, बिग मसल एक्टिविटी एंड सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी, परिवर्तन, ठीक है, वह अनुभव का जोड़ है, अनुभव का कुल जोड़ है। अब हमने ये बता दिया। अब इसके नीचे एक लाइन आपको याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है। इसके नीचे क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, नैस ने विलियम को कैश देकर ऑफर किया। नैस ने विलियम को कैश देकर ऑफर किया। ठीक है, अब इससे देखिए क्या हो गया, तो बिग मसल एक्टिविटी के नीचे नैस वर्ड आ रहा है, यानी कि जिस डेफिनेशन में हमको बिग मसल दिखेगा वो किसका है, जेबी नेस का है। आपको ये पकड़ना है। ठीक है, इसके बाद सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी अगर किसी डेफिनेशन में देखा, क्योंकि एग्जाम में दोनों लैंग्वेज आता है, हिंदी और इंग्लिश, इसलिए मैंने दोनों को मिक्स करके बनाया है तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी के अंतर्गत विलियम्स आया है, तो जेएफ विलियम्स इसके इस डेफिनेशन को दिए हुए। परिवर्तन आया, परिवर्तन का जोड़ है या परिवर्तन का परिणाम है,
ये कैसिडी ने कहा है, आर कैसिडी। कैस मतलब कैसिडी, ऑफर मतलब क्या, अनुभव का कुल जोड़ है, इसके नीचे ऑफर वर्ड आ रहा है, इसको हम कहेंगे ओवर ट्यूफर। ऑफर से क्या हो जाता है, ओवर ट्यूफर। बस आपको यही चीज याद रखनी है, और इनके अलावा डेफिनेशन फिजिकल एजुकेशन में कुछ भी नहीं है। ये 4-5 तो मैंने बता दिए। अगर आपको मान लीजिए कि ये चारों वर्ड नहीं मिलते जो ऊपर लिखे हुए हैं, ऊपर वाले वर्ड आपको डेफिनेशन में मिलना है, और नीचे वाला जो वर्ड है, उसके जो नीचे वर्ड आ रहा है या जो नाम आ रहा है, वो डेफिनेशन उनके ऑथर के द्वारा दिया गया है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। याद करने के लिए सिर्फ 2 लाइन है, बिग मसल एक्टिविटी एंड सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, परिवर्तन व अनुभव का जोड़ है, ठीक है। नेस ने विलियम को कैश देकर ऑफर किया, ये चीज आपको ध्यान रखना है बस। इनके अलावा जब आपको वो उस डेफिनेशन में ये चारों वर्ड, कोई वर्ड नहीं मिला, तो इसका मतलब कि ये चारों नाम, फिर आप ऑप्शन की तरफ चले जाइएगा और इन चारों नाम को हटा दीजिएगा। अगर इन चारों नाम मिला, जैसे ओवर ट्यूफर मिला, कैसिडी आ रहा है ऑप्शन में, तो आप इस तरीके से ऑप्शन को काटते चले जाइए, क्योंकि जब ऊपर का कोई वर्ड उनसे मैच ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये काटेंगे जब आप, तो आपको निश्चित रूप से सही आंसर का पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे, बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं ले जाएंगे और ना बहुत ज्यादा आपको परेशान करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए, टू वे कम्युनिकेशन जी सर। हाँ, टू वे कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक टीचर्स को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, टीचर उससे जोश से नहीं पढ़ाएगा। ओके ओके सर, समझ में आ गया? ये अच्छा लगा कि नहीं डेफिनेशन आप लोग को? जी सही सर। लगा सर। ट्रिक बताया है, इस ट्रिक से जो बता रहा हूँ ये इम्प्लीमेंट आपको करना एग्जाम टाइम में। ये सब आपका टाइम बचाएगा, क्योंकि देखिए पॉसिबल नहीं है कि अब फिजिकल एजुकेशन में 15 और 16 डेफिनेशन होते हैं, और पॉसिबल नहीं है कि आप सारे डेफिनेशन को याद कर पाए। इट इज पॉसिबल नॉट, पॉसिबल नहीं है। निश्चित है कि आप भूल जाएंगे, लेकिन ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद कर भी लेते हैं, तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूं कि एग्जाम टाइम के प्रेशर में आप भूल जाएंगे, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से नहीं भूलेंगे, इस बात की पूरी गारंटी आप एक बार देखिएगा। इस ट्रिक को याद करने का एक बार ध्यान रखिएगा कि आपको 20 बार दोनों लाइन दोहराना है खाली समय में, 1 और 2 दिन के लिए। जब भी आप जाइए खाली समय में, ब्रश कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो खाली समय जब आपका दिमाग दौड़ रहा है तो उस समय जरूर दोहराइएगा। जो लोग नए हैं, जिनको ये याद नहीं हो रहा है, उनको जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। बस 2 दिन में याद हो जाएगा। चलिए, बाकी आपको पता है, छोटा छोटा ट्रिक बता रहा हूँ। गीता अगर वर्ड आ गया फिजिकल डेफिनेशन में कि आज के युवा को गीता की जरूरत नहीं बल्कि फुटबॉल की जरूरत है, फुटबॉल मैदान की जरूरत है, तो ये आपका स्वामी विवेकानंद है बस, ठीक है। इनका भी पूछा जाता है। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन कभी भी पूछा जाए तो आपको खाली अपने ऑप्शन में ये 3 वर्ड देखने हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट, होलसम डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट। बस देखिए, मैं आपको एकदम कीवर्ड बता रहा हूँ, कीवर्ड्स, और बेसिक से लेके चल रहा हूँ। परेशान मत होइए। कुछ लोगों को लगेगा कि अरे सर ये सब तो हम लोग पढ़े हैं, फिर यही चीज आप क्यों बता रहे हैं। तो आप अगर बहुत पढ़े हुए हैं तो मैंने क्वेश्चन नया लाया हूं मैं। आइए देखेंगे कि कौन, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एकदम नए क्वेश्चन है, आज तक मार्केट में सब आप लोगों ने एक ही क्वेश्चन को बार बार पुराने एग्जाम से निकाल कर, इधर से पलट कर, उधर से पलट कर, यहाँ से पलट कर, कोई भी आप बैच ज्वाइन करते हैं, कोई भी आप ऐप चलाते हैं, कोई भी आप यूट्यूब देखते होंगे एमसीक्यूज का, तो वहां पर बस एक ही टाइप क्वेश्चन, वही कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन जब एग्जाम में कभी कभी नया क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर आप कंफ्यूजन कर जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। उसी कंफ्यूजन को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए
मैंने नए क्वेश्चंस अपने हिसाब से बना के लाए हैं सर ताकि आजकल आपको किसी ऑनलाइनर आ नहीं रहे कहीं। हाँ सर आज की क्वेश्चन कहीं ऑनलाइनर आ नहीं रहे, सब अरे कंसेप्ट टाइप के आ रहे हैं सब सारे। सब सब सिर्फ एक दूसरे का वो कर रहे हैं, सब एक दूसरे का खाली वो कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी चल रहा है, खाली यस सर, कॉपी यस पेस्ट मटेरियल राइट है। सर। न्यू मटेरियल आपको सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगा। यस सर। मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि न्यू मटेरियल है। अभी आपको खुद ही क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और यकीन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, बस 3 वर्ड देखने हैं। जो लोग बिगनर है उनके लिए भी देखिए, मैं बेसिक से चल रहा हूं। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट एम पूछेगा तो ऑलराउंड डेवलपमेंट, होलसम, ये वर्ड आपको देखना है ऑप्शन में। अगर आपने ये तीनों वर्ड देख लिया, बस आप समझ जाइए कि ये एम है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में देखिए आपको जो पूछा जा चुका है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अकॉर्डिंग टू क्लार्क है, चार्ल्स से बुकर है, बुक वाल्टर है, ठीक है, इन सब का पूछता है। जैसे इनमें क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं। अब देखिए, मान लीजिए हमको पूछना है, तो बोलेगा कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव क्लार्क के द्वारा नहीं बताया गया है, ठीक है। तो इसी में ऑप्शन ए यहां दे दिया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब यहां पे जोड़ दिया हमारा, मान लीजिए इमोशनल डेवलपमेंट। अब जो बच्चे नहीं ठीक से पढ़े होंगे उनको लगेगा यार तो ये इमोशनल डेवलपमेंट भी तो होता ही है ऑब्जेक्टिव। नहीं, उसने पूछा है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्लार्क के द्वारा नहीं बताया गया है या नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपको जब आप इसको पढ़े रहेंगे, याद करे रहेंगे, तो आप तुरंत निकाल लेंगे डी। और ये क्वेश्चन नवोदय के पिछले देखिए एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव के। आप चाहे तो मैं बोलिए आप, मैं इसको तुरंत शो कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। तो जी सर आए थे। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी थोड़ा आपको पता इस होना चाहिए टाइप कि क्वेश्चन में बहुत गलती होती है सर। ये गलतियां जो होती है ना, इसको आपको बहुत ही संभाल के इनको याद करना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पर फेमस लाया हूं, जैसे चार्ल्स से बुकर का बुक, थोड़ा सा ना यूनिक लाइएगा। अच्छा, इसका एक मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा कि ये जो आप याद करते हैं ना, ये नॉर्मल लोगों का याद मत किया करिए। नॉर्मल लोग मतलब क्या है, मतलब जो फिजिकल एजुकेशन में काफी प्रचलित हैं, जिनका नाम, उनका दिया हुआ ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा यूनिक नाम वाला पढ़ना है। जैसे देखिए, यहां मैं लेकर आया हूं बुक वाल्टर, इनका पूछा जा चुका है कहा, केवीएस 2013 में। देखिए 17 में भी इनका पूछा गया क्लार्क के द्वारा, और ये पूछा गया यूपीटीजीटी में चार्ल्स से बुकर के द्वारा, ठीक है। तो आजकल क्वेश्चन ऐसे ही बनकर आएगा, ठीक। जेबीनेस, तो ये चीज आपका है। देखिए, आजकल एक नया ऑब्जेक्टिव आया है फिजिकल एजुकेशन का, जो कि ब्लूम एंड हेरोल्ड के द्वारा दिया गया था। ब्लूम एंड हेरोल्ड, याद रखिएगा, ब्लूम एंड हेरोल्ड के द्वारा दिया गया है। और फिजिकल एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अब कॉमन कर दिया गया है इन द न्यू एरा। अब देखिए 3 न्यू एरा आ चुका है, मैं आपको बता दिया 3 न्यू एरा क्या क्या है। फिजिकल एजुकेशन का नाम क्या हो चुका है अब, फिजिकल एजुकेशन का क्या नया नाम है, मूवमेंट 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 एजुकेशन। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछेगा, सर इसके नहीं तो हो रही है। देखिए मैं जानता हूं कि थ्योरी पढ़ना ना बहुत कम लोग चाहते हैं, मैं आपको सच्ची बात बता दूं तो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आप बेसिक नहीं क्लियर करेंगे, अभी नहीं दिखेगी, रुक जाइए, मैं थोड़ा लोगों को ऐड कर रहा हूं, कुछ बच्चे वेटिंग में थे। सर ऊपर ऊपर से कुछ लिख के आ रहा लाइव शेयरिंग ऑन, तो ये बच नहीं रहा। और किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो सर। नो सर। अगर ये किसी सर को नो सर। नीली वाली पट्टी नहीं उठ रही है सर जी। क्या रहा है? क्या लिख के आ रहा है? लाइव शेयरिंग ऑन क्यों आ रहा है सर जी?
मैं एक बार फिर से शेयर कर तो रहा हूँ सर स्क्रीन, आया कि जी नहीं सर, आया? अभी वो हरी बत्ती ऐसी आ रही है, इस पे दिखा रहा है लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब। एक मिनट, ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हाँ सर, ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, सही बात है, पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब। देखिएगा नया आ रहा है फिर से स्क्रीन आपके सामने। वो ऊपर वाला नहीं हट रहा सर, फिर से ज्वाइन करें क्या करें? इसके हाँ चक्कर में हाँ, पूरी ये आया, स्क्रीन आपका है। स्क्रीन दिख रहा है? कितने लोग को स्क्रीन दिख रहा है नया? दिख रहा है सर, स्क्रीन तो दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक 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 ठीक, बस बस ठीक है। चलिए शुरू करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी नया जो सिस्टम चल रहा है फिजिकल एजुकेशन का, उसके अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में अब सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव मेन बोला जाता है, और यहां से नवोदय प्लस केबीएस प्लस DSSB, अब एग्जाम होने वाला है इसका, DSSB का भी, और EMRS की भी नई वैकेंसी आने वाली है, बहुत अच्छी, बता दी जाए। 4 नंबर गया था, शर्म होना चाहिए, 4 नंबर लड़कियों में ओबीसी में गया था, अपने क्लास से 3 बच्चियों का हुआ है EMRS में। प्रॉब्लम बस एक थी, कंडीशन था वहां पे कि इंग्लिश क्वालिफाई मस्त था और माइनस मार्किंग थी, लेकिन फिर भी 28 नंबर लड़कियों का जनरल में गया था, है ना। लड़कों का 60 के आसपास गया था, क्वालिफाइंग मार्क्स से सारे बच्चे मार खा गए। चलिए तो कोई बात नहीं है, फिर से EMRS आ रहा है और बहुत अच्छी नौकरी है, EMRS भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक। नवोदय है, KBS है, DSSB है, EMRS है, UPTGT है, UPLT है, और इसके अलावा राजस्थान PTI फिर आ रहा है 2800 वैकेंसी लेकर, ठीक है। तो इसकी भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जनरल वालों के लिए 2800 रहेगा। सर ये ऊपर वाली पट्टी नहीं हट रही, इससे स्क्रीन बड़ी नहीं हो पा रही है। UPLT की और आएगी इस क्या बार वैकेंसी? इस बार बता दूं आपको, राजस्थान PTI का पैटर्न चेंज हो रहा है, मैं अभी हम सुनने में आया है, बट हम लोग क्लियर नहीं कर सकते कि क्लियरिटी आपकी जब होगी जब आपको नोटिफिकेशन आएगा तब। उसमें क्या दिया है कि जो पहले हम लोगों ने क्राइटेरिया इन्होंने बनाया था, RPSC वालों ने, वो क्या क्राइटेरिया बनाया था, वो ये बनाया था कि फर्स्ट पेपर में 40 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है, बट अभी उनका ये हो गया है कि दोनों फर्स्ट एंड सेकंड पेपर मिलाकर 40 आपको लाना है। जी अब ये सर, क्वालिफाइंग मार्क हटा रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है, बातें चल रही हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, जी अब बहुत अच्छे से सभी का हो जाएगा, आई होप कि सबका हो जाएगा इसमें राजस्थान में। आप लोग बस मेहनत करते रहिए, अगर ये नियम निकल गया तो जितने बच्चे आज क्लास वीडियो की देख रहे हैं मैं सबको आशा करता हूं कि आप सबका हो जाएगा। चलिए तो हम लोग अपने आते हैं जो टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूछा जाता है। कॉग्निटिव, अब इसमें कीवर्ड्स याद रखिएगा। कॉग्निटिव में आपका नॉलेज होता है, कंप्रेंशन होता है, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है, आपके नॉलेज को बढ़ाना, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना, उस नॉलेज को अप्लाई करना। ये आपका UGC नेट में भी आता है, इसको बोला जाता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आता है। जितने लोग पेपर दिए होंगे नेट का वो बताएं, किसी ने दिया इसमें से? जी सर, आता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लूम में आता है, वो ना अरेंज करने के लिए दे देता है कि पहले जी कौन आएगा, नॉलेज आएगा, कंप्रेंशन आएगा, एप्लीकेशन आएगा। तो बहुत ही ज्यादा ये मतलब एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव इस समय यही तीनों माना गया है, आपको बस ये ध्यान रखना है। तो कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, हमेशा ये वर्ड याद रखिएगा, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी, मेंटल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, जैसे नॉलेज हो गया, है ना, नॉलेज को एनालाइज करना हो गया, मतलब कि निष्कर्ष निकालता, नॉलेज से आपने निष्कर्ष निकाला, उस नॉलेज को कहीं आपने अप्लाई किया, उस नॉलेज को फिर से जनरेट किया, तो ये सब चीजें क्या होंगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होगी। KBS में ये क्वेश्चन पूछा गया था, नवोदय में भी आया हुआ है यस ऑब्जेक्टिव सर, में। आया था केवीएस। हाँ, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब क्या होता है, ये आपका, ठीक है, इमोशन बेस्ड होता है, जैसे हेट हो गया,
लव हो गया, जो मोटिवेशन में चीजें आती है ना, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, जो हमारा मोटिवेशन में चीजें आती हैं, जैसे हमारा साइकोलॉजी में जो चीजें आती हैं, ठीक है, जो चीजें जैसे लव है, हेट है, और जो अफेक्टिव मतलब कैरेक्टराइज, एक कैरेक्टर्स जो होते हैं, किसके कैरेक्टर, जो एक अच्छी पर्सनालिटी के कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी अगर कोई क्वालिटी की बात हो रही है तो दैट इज अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, क्या कहते हैं उनको, अफेक्टिव डोमेन कहेंगे। ठीक है, तो उनको हम लोग अफेक्टिव डोमेन कहेंगे। याद हो जाएगा, आप सिंपली वे में बता रहा हूं, बस आपको ये ध्यान देना है, कॉग्निटिव में मेंटल से ज्यादा बातें आएंगी, नॉलेज की बात, जहां नॉलेज आया या मेंटल की बात आया तुरंत कॉग्निटिव डोमेन मारना है। जहां पे लव पूछेगा कौन सा डोमेन में हम, ठीक है, लव है या कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं या किसी का उसको, तो तुरंत अफेक्टिव डोमेन लेना है। साइकोमोटर में आपका मूवमेंट से रिलेटेड आता है, साइको और प्लस मोटर, समझिएगा, इन वर्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। साइकोमोटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए, ना पेन थोड़ा मोटा लग रहा है, मैं थोड़ा पतला लेना चाहता हूं। अब ठीक है, देखो यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे थे कि साइकोमोटर, साइको मीन्स क्या होता है, साइक, साइक वर्ड किससे बना है, साइकी। साइक वर्ड का मतलब होता है जो मेंटल बेस्ड होती है ना, आपने पढ़ा होगा मनोविज्ञान। तो यहाँ पे साइको यानी आपका मन, मोटर मतलब बॉडी का मूवमेंट, यानी न्यूरोमस्कुलर भी इसको कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम प्लस मस्कुलर सिस्टम के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है कि हमको एक्टिविटी कराना है, कोई सामान लेना है या कुछ ऐसा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो मूवमेंट वाली बातें आएंगी कि हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो मूवमेंट का जो डेवलपमेंट होता है दैट इज साइकोमोटर डोमेन। ठीक, किसी को कोई दिक्कत, जैसे किसी स्किल्स को लर्न करना, किसी मोटर स्किल्स को लर्न करना साइकोमोटर में आएगा। कोई नई चीज आप सीख रहे हो, बॉडी से सीख रहे हो, परसेप्शन करके सीख रहे हो, ये सब किस में आएगा, ये सब आपका मोटर स्किल्स, ये सब आपका साइकोमोटर डोमेन में आएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। पहले मैं नए वाले क्वेश्चन लगवाऊंगा और बाद में सिर्फ इतना जितना भी हम लोग पढ़े इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और फिर बाद में हम लोग दूसरे क्वेश्चंस लगाएंगे जब नया टॉपिक पढ़ेंगे तब। पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा आसान टॉपिक उठाया हूं, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। ये न्यू एरा से पढ़ा रहा हूं, नया टर्म से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड वालों, अगर इसमें से मान लीजिए किसी एग्जाम में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और केबीएस में भी आता है, तो ये वाला ना आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जो इनका जो वो लाइन दिया हुआ है ना, टॉप टू बॉटम जो अरेंजमेंट है, ये जरूर पढ़िएगा, ये पूछा जाता है। जो लोग केबीएस, नवोदय, DSSB और उन सब में कर रहे हैं, इनको जरूर पढ़ना है। ये एक क्वेश्चन यहां से निश्चित है कि आपका आएगा। चलिए आते हैं अपने हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और अगला हमारा है कि हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके देखिए, ये क्वेश्चंस हमारे कुछ पुराने हैं, मैं अभी इनको नहीं कराऊंगा, ये बाद में कराऊंगा। नए क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं पहले हम लोग वहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, रेडी है सभी लोग? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रही है? जी सर। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। थोड़ा आसान है, टफ टू मॉडरेट की तरफ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सारे नए हैं, गारंटी आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा कभी भी। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला है, द टर्म फिजिकल एजुकेशन रेफर्स टू द, जो फिजिकल एजुकेशन टर्म्स यानी वर्ड यूज किया जाता है
उससे मिलता जुलता इसमें से कौन सा ऑप्शन है? क्या हम फिजिकल एजुकेशन में भौतिकी का अध्ययन करते हैं? क्या हम फिजिकल एजुकेशन में शारीरिक कौशल और फिटनेस का अध्ययन करते हैं? केवल स्कूलों में पढ़ाया जाता है फिजिकल एजुकेशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा। फिजिकल एजुकेशन टर्म्स किसको अच्छे से डिफाइन करता है? डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स एंड फिटनेस के बारे में जो बात करे वही हमारा क्या है? फिजिकल एजुकेशन। एक थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, द प्राइमरी एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, प्राइमरी एम क्या होता है फिजिकल एजुकेशन का? कि पेशेवर एथलीटों को प्रशिक्षित करना, स्वास्थ्य एवं सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना, मानव शरीर से संबंधित सैद्धांतिक अवधारणा को सीखना, या छात्रों के शैक्षणिक परीक्षाओं के लिए तैयार करना। सब लोग कहीं राइट सर। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, हाँ, ऑप्शन बी। ठीक है। अब इसमें एक कंफ्यूजन आपको लगेगा कि सर मानव शरीर संबंधित, यानी टू टीच थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी। कुछ लोगों का मानना ये है। कितने लोग सी कह रहे हैं? कोई है जो सी कह रहा है, या किसी को डाउट है सी में? नहीं सर, ऑप्शन बी सही है। हाँ, देखिए यहाँ पर सी को क्यों कट गया, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक आपको कारण बता रहा हूँ। सी इसलिए कट गया क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल की बात कर रहा है, जबकि फिजिकल एजुकेशन में आपका क्या होता है? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों होता है, और प्रैक्टिकल 70 होता है, थ्योरी 30 होता है हमारे में। और ऊपर वाला जो बता रहा है ए वाला ऑप्शन, टू ट्रेन प्रोफेशनल एथलीट्स, ये किसका एम होता है पता है आपको? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एम होता है कि खिलाड़ी को टॉप फॉर्म पे अचीव कराना, उसका स्पोर्ट ट्रेनिंग का मेन एम ऑब्जेक्टिव है ना। आइए आगे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? इसमें से कौन सा फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ठीक है, तो मैं कैसे अब डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, टाइम नहीं है, क्योंकि आगे आगे बहुत सारा कवर करना है। ऐसा ना आपको लगे कि सर खाली मतलब आज बहुत ही मतलब सिंपल टॉपिक पढ़ाया है। नए क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि सिर्फ हम फिजिकल एजुकेशन में टीचिंग एडवांस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें से ये नहीं होगा, ये हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, बाकी सब हम लोगों का होता है। तो ये हम लोग को नहीं पढ़ाते, बाकी सब पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब हमारा डेवलपमेंट करने का ऑब्जेक्टिव होता है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि नॉट पूछा है। फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बाय फोकसिंग ऑन। जो फिजिकल एजुकेशन होता है वो क्या करता है कि खिलाड़ी के ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है, विकास में मदद करता है। और ओवरऑल डेवलपमेंट में विकास करने का पर सबसे ज्यादा प्रभाव या फोकस किस पर करता है? कि उसकी मानसिक क्षमता को बढ़ाने पर फोकस करता है, केवल शारीरिक क्षमता बढ़ाने पर फोकस करता है, मानसिक और शारीरिक दोनों बढ़ाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट होगा। बोथ मेंटल एंड फिजिकल दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाकर हम किसी भी इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू। एजुकेशन का लक्ष्य क्या होता है? कि हम ओलंपिक का चैंपियन तैयार करें, एक सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करें। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? अब इन तीनों में से बताना है कौन सा नहीं है। इंप्रूविंग कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस, ये हो सकता है। इनहैंसिंग मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये भी ऑब्जेक्टिव है, बढ़ाते हैं। टीचिंग एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स, ये नहीं है। हम प्रोग्रामिंग क्यों सीखेंगे, मतलब मेन जो फोकस है, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? फिजिकल एजुकेशन एम्स टू टीचिंग स्टूडेंट्स टू compete at प्रोफेशनल लेवल, डेवलप अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, नहीं, ये नहीं होता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल डेवलप करना, फॉस्टर
a lifelong appreciation for physical activity, prepare student for academic exams, ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपके सामने क्या बचा, दो बचा कि स्टूडेंट को compete करना प्रोफेशनल लेवल पे या सी वाला। तो इसका जो क्या होगा राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। शारीरिक गतिविधि के लिए आजीवन प्रशंसा को बढ़ावा देना, मतलब कहने का है कि अपनी हेल्थी लाइफ को बढ़ाना, यानी लगातार एक्सरसाइज करना, जीवन भर डेली रूटीन में एक्सरसाइज करके अपनी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड लीडरशिप क्वालिटीज, प्रमोटिंग हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस, टीचिंग एडवांस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, नो बोथ ए एंड बी। डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन फोकसेस ऑन मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट बोथ। तो ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन encompasses training for competitive sports, promoting overall well-being through physical activity, teaching। ये दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए थोड़ा सा क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये थोड़े आसान क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको फंसाने वाले भी हैं इसमें। जहां दो ऑप्शन पे आप गड़बड़ करते हैं वहां पहले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो इंप्रूविंग कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ये है। दूसरा हमारा है इनहैंसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, ये भी होता है। टीचिंग एडवांस साइंटिफिक थ्योरीज और प्रमोटिंग स्पोर्ट्समैनशिप एंड फेयर प्ले। अब बताओ क्यों फिजिकल एजुकेशन आपका वो डेवलप नहीं करता है? फंसे ना क्वेश्चन में? सी होना चाहिए। तो ये बात मान के चलिए कि क्वेश्चंस में एकदम, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। हम लोग थ्योरी पर फोकस नहीं ज्यादा करते हैं, ठीक है, साइंस पढ़ते हैं और थ्योरी पढ़ते हैं, बट हमारा जो मेन जो फोकस होता है वो इन पर, क्योंकि यहाँ पर आपका फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा है। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है उसको करने का, साइंटिफिक थ्योरी पढ़ना कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन एम्स टू डेवलप स्पेशलाइज्ड एथलेटिक स्किल्स, फॉस्टर अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये क्वेश्चंस आपका भी आया हुआ है, शायद ये रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आप क्या देखते हैं? डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इनहैंसिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज, टीचिंग। तो ए और बी दोनों हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के में ऑब्जेक्टिव में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर सीखते हैं। अभी आपने कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा है ना, उसके अंतर्गत ये सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन फोकसेस ऑन, अभी ये तीसरी बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड्स। तो कई बार ये क्वेश्चंस आ गए है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस ऊपर वाला देखेंगे, जो हमारा नए टाइप का क्वेश्चन है, यहां से चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 से, व्हाट शुड बी करेंट लीडरशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन बी लाइक? यानी शारीरिक शिक्षा के वर्तमान नेतृत्व कैसा होना चाहिए? स्वास्थ्यपूर्ण होना चाहिए, कौशल युक्त होना चाहिए, या कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, यानी कम्युनिकेटिवली प्रोफिशिएंट एज वेल एकेडमिकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मोरल एंड कंडक्ट होना चाहिए।
सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। फिजिकल हेल्थ क्यों जरूरी है, शारीरिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? इट इज हेल्पफुल फॉर पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि यह हमारे पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखने में सहायता करता है। इट इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग ब्रदरहुड, क्योंकि यह ब्रदरहुड यानी भाईचारा को बढ़ाता है। तो हेल्थ से ब्रदरहुड का कोई मतलब नहीं है। इट इज हेल्पफुल फॉर लीडिंग अ रिच लाइफ, नहीं, इट इज हेल्पफुल फॉर लीडिंग अ क्वालिटी लाइफ। अब देखिए दो ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं है। सर कहीं कहीं पर ये भी आपने इसमें दिखा रहे हैं, तुमने देखा कहीं? क्या दिया था? बी वाला सही दिखा रहा था। बी, बी, डी सही है सर। डी सही है, बी नहीं सही है, वो गलत प्रिंटिंग है, फिर तो गलत है। Option देखिए, D should be right answer. हाँ आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंसर्न विद द फिजिकल एजुकेशन। अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे तो वो किससे संबंधित हमारा रहता है? हेल्थ किससे एजुकेशन। संबंधित होता है? हेल्थ एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन या एजुकेशन फॉर ऑल? हेल्थ एजुकेशन। ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का मेन कंसर्न है उसमें हेल्थ एजुकेशन पर ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चंस के नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है कि ये किस ईयर का क्वेश्चन है और कब आया हुआ क्वेश्चन। तो ये आरपीएससी का क्वेश्चन था। ठीक है, द मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो जो आरपीएससी की एग्जाम तैयारी करेंगे उनके लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक, आगे बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन रिक्वायर्ड। फिजिकल एजुकेशन को क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता होती है? इंप्रूविंग द जनरल हेल्थ ऑफ पीपल, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल वेल्थ या अंडरस्टैंडिंग हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, इंप्रूविंग द जनरल हेल्थ ऑफ द पीपल। इसका जो मेन उद्देश्य आवश्यकता है, नीड है फिजिकल एजुकेशन की, वो हेल्थ से रिलेटेड होती है, स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द कॉमन गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड एजुकेशन। एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन का संबंध, ये ऑप्शन इसमें क्या मेंटल होता है? डेवलपमेंट। अरे एक कैसे हो जाएगा? बोला कि डी डी शारीरिक डी शिक्षा और मेंटल डेवलपमेंट। शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? साझा मतलब बी आंसर है सर। मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि शिक्षा भी चाहता है कि आपका व्यक्ति का ये वाला है मस्तिष्क डी। का विकास हो, और शारीरिक शिक्षा भी यही चाहता है कि व्यक्ति का मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग, द एक्शन डन बाय द बॉडी टू द बॉडी इज फिजिकल एजुकेशन और डिनाइड। थॉमस। शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई शारीरिक शिक्षा, तो आपको बताना ये कौन सी है। अब डी देखिए ऑप्शन। मैंने वो ऑप्शन बताया आपको ना, तो कैसिडी तो कट जाएंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी है, जेपी थॉमस। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी क्या होगा कि जो डेफिनेशन आपको बताया था उसके थ्रू आप काट के भी करेक्ट आंसर को जा सकते हैं। द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, तो जो फील्ड फिजिकल एजुकेशन होता है, क्षेत्र है, वो सेल्फ डिफेंस में होता है, जिम्नास्टिक में होता है, योग में होता है या सभी में होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सब में हम यूज कर, इसका जो क्षेत्र है आपका फिजिकल एजुकेशन डिफेंस में भी यूज होता है, जिम्नास्टिक में भी यूज होता है, योगा में भी यूज होता है। फिजिकल एजुकेशन का मिसकंसेप्शन, ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक सिर्फ आरपीएससी के पास है, मिसकंसेप्शन वाला। पहले के बीपीएड जिसने किया होगा, जो लोग बीपीएड का सिलेबस आप देखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन का मिसकंसेप्शन ही बताया गया है। तो वही चीज है वो। मिसकंसेप्शन मतलब होता है गलत अवधारणा, यानी कि पहले हमारा जो सब्जेक्ट इतना पीछे चल रहा है या हम उतना तेजी से प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि समाज की जो अवधारणा है, गलत अवधारणा है, उनके दिमाग में बैठ गई है शारीरिक शिक्षा और खेल को लेकर। ठीक है, जिससे कि हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। चलते हैं आगे। फिजिकल एजुकेशन इज बेसिकली तो फिजिकल एजुकेशन
बेसिकली क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है, सोशल क्वालिटी होती है, एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, या बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है? डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। ये हमारा बायोलॉजिकल है, ठीक है, क्योंकि आपका फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हो तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह भी मेन फोकस करते हैं। अच्छा, और कराएं कि प्रैक्टिस कराएं कि आगे चले थ्योरी पढ़े? बस पहला टॉपिक में बहुत ज्यादा ये फोकस करना है, इसका मतलब आपका ठीक है। तो एक सेकंड टॉपिक भी चलते हैं, ठीक है, सेकंड वाला हमारा जो है उस पर हम लोग थोड़ा फोकस कर लेते हैं। देखिए, ये नया टॉपिक है, एकदम नया टॉपिक के एनसीईआरटी के सीबीएसई में जो लोग बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं वो जरूर से पढ़ ले इसको, और ये आने वाला है कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहां से एक दो क्वेश्चन आएगा। मैं निश्चित बता रहा हूं कि आपको ये नया वाला जो अप टू डेट सिलेबस है, ये सिलेबस आपको बहुत कम लोग देंगे। जो मैंने सिलेबस आपको ये वाला दिया, इंक्लूड किया है टॉपिक, ये टॉपिक जो इंक्लूड किया हुआ है, तो नया टॉपिक आ रहा है एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो कुछ नहीं, डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ना है, बस एक छोटा सा मतलब समझना है कि जब हम फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम को, यानी प्रोग्राम मतलब कि हम लोग का प्रोग्राम क्या है, खेल कूद है, उस खेल कूद को हम लोगों ने क्या किया है, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम को जब हम डिसेबल पर्सन के लिए या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए मॉडिफाई करके कराते हैं, तो उसी को कहा जाता है एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन। एक लाइन में समझ में आ गया कि अब स्पोर्ट, जैसे आपने पढ़ा है स्पोर्ट्स फॉर ऑल, तो ऑल मतलब क्या है, तो सोसाइटी में ये बच्चे भी तो हैं शामिल, तो क्या आप इन बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे? एकदम देंगे। तो इसीलिए स्पोर्ट्स फॉर ऑल के लिए ये कॉन्सेप्ट बताया गया, एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें पढ़ना क्या क्या है मैं बता दे रहा हूं, जहां एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा वहां पर ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इसके लिए हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, तो पहले हम लोग जब खेल को हम लोग डिसेबल पर्सन के लिए या फिर हम लोग CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उन बच्चों के लिए जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटी क्या होती है और डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है, डिसेबिलिटी क्या होती है प्लस डिसऑर्डर क्या होता है, ये हमें बताना मतलब जानना पड़ेगा, तभी तो उनके हिसाब से हम खेल को मॉडिफाई करके बनाएंगे कि उनको किस चीज की जरूरत है, किस प्रकार का खेल वो खेल सकते हैं, किस प्रकार का खेल वो नहीं खेल सकते हैं। तो इसीलिए आपको डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिसेबिलिटी क्या होती है आप समझ लीजिए, बस इम्पेयरमेंट और डिफिशियंसी, यानी कि किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक हानि आपको है, वो चीज आपको प्रॉब्लम में है, ठीक है, जिसके कारण से आप अपने दैनिक जीवन में कुछ कार्यों को प्रभावशाली तरीके से नहीं कर पाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, डिसेबिलिटी कहेंगे। देखिए, डिसेबिलिटी में शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। और डिसऑर्डर में क्या होता है, यही अंतर आपको समझना है। डिसऑर्डर में क्या होता है, तो डिसऑर्डर में समझिएगा ध्यान से, डिसऑर्डर में सिर्फ मेंटल या फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल के फंक्शन में जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसऑर्डर कहेंगे। और जब फिजिकल और मेंटल दोनों में प्रॉब्लम होगा उसे हम डिसेबिलिटी कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जो हमारा डिसेबिलिटी होती है वो 3 टाइप की होती है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव मतलब कि जब बच्चा क्या होता है कि ब्रेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करने में सक्षम नहीं है, दिमाग से संबंधित, जैसे किसी चीज को पढ़ रहा है लेकिन वो भूल जा रहा है, मेमोराइज नहीं कर पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, अपने कंसंट्रेशन को एकाग्र नहीं कर पा रहा है, दिमागी तौर पर जो चीजें होनी चाहिए वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, कॉग्निटिव
डिसेबिलिटी कहेंगे। इंटेलेक्चुअल में क्या होगा, मान लीजिए वो बच्चा समझ तो लेता है, ठीक है, चीजें याद तो कर लिया है, बस उस चीज को क्या कर रहा है, कहीं पे भी इंप्लीमेंट करके, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा है। मेच्योर तो हो गया है लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको नहीं पता है, नहीं कर पा रहा है वो। तो इसे इंटेलेक्चुअल और मेंटल एक ही चीज होती है। मेंटल में खाली मेमोराइजेशन की चीजें आती हैं कि आपकी मेमोरी कैसी है और आप सोच कैसा रहे हो। इंटेलेक्चुअल में क्या होता है, एडवांसमेंट, यानी चालाकी, रीजनिंग बेस्ड, तर्क लगाना, ये सब आपका इंटेलेक्चुअल में आता है। और फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब तो आप समझ ही गए हो कि जैसे किसी का पैर एक नहीं होना, ये ठीक है, हाथ का कट जा, इस तरीके की जो चीज है फिजिकल इंपेयरमेंट, वो हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी में आता है। ठीक, अब देखिए इतने तरह के आपके डिसेबिलिटी के पर्सन देखने को मिलेंगे, इतने तरीके के, ये अलग अलग नाम से हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर की, ठीक है। थोड़ा सा क्लास अगर बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक, नो सर। ले चलेंगे क्लास में। नए टॉपिक पढ़ा रहे हैं और जो बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है ये, इस बात पे ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या बताया था कि जब कोई व्यक्ति मानसिक किसी कारण से, किसी प्रॉब्लम की वजह से उसका मानसिक व्यवहार सही नहीं हो पा रहा है, या उसके मेंटल जो है मेंटालिटी उसकी सही नहीं है, या मेंटल बिहेव ठीक नहीं कर पा रहा है, फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। सीधा सा एक लाइन में मतलब समझना है। अब इसको समझते हैं कि ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारे दिमागी में प्रॉब्लम होती है, ये भी CWSN कैटेगरी में आते हैं, ये भी आपके CWSN कैटेगरी में आते हैं। तो जब हमको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो जब हमको प्रॉब्लम होती है, एक मिनट, तो जब हमें प्रॉब्लम होती है मेंटल रिलेटेड, तो उन्हें हम डिसऑर्डर कहते हैं। और जब फिजिकल मेंटल दोनों प्रॉब्लम होगी तो उसे हम डिसेबिलिटी कहेंगे। फिजिकल में भी हो रहा है और उसमें भी हो रहा है, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है ये जो आपका दिमागी तौर पे प्रॉब्लम होता है, वो 5 तरह का मेनली देखा जाता है और वो कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला होता है ADHD। कभी कभी एग्जाम में हो सकता है आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ ले, ठीक है, या अरेंज करने के लिए दे दे कि ADHD का फुल फॉर्म अरेंज करो, है ना। ये सब नए टॉपिक है। तो ADHD में क्या होता है, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इसमें समझ लीजिए, देखिए मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, कीवर्ड्स बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा कि कैसे आपको पकड़ना है। ठीक, मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, द पर्सन इज अनेबल टू कंसंट्रेट हिज माइंड ऑन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम। अब ऑप्शन में दे दिया ODD, OCD, ASD, SPD, ADHD। तो आपको क्या लगाना है, तो इसमें आपको कीवर्ड्स क्या पकड़ना है, कंसंट्रेट। आपको कंसंट्रेशन, ठीक है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा कंसंट्रेशन हो रहा है, उस कंसंट्रेशन को लॉन्ग टाइम के लिए किसी एक चीज पर ना लगा पाना, आपका ध्यान फटाफट चेंज हो जाना, ठीक है। प्रॉब्लम होती है, बच्चे घबराने लगते हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो एक जगह पे जल्दी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, इसको हम लोग, तो ये हमारा यहाँ पर वर्ड याद रखिएगा कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेट याद रखिएगा, जब भी कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी तो ADHD है। नेक्स्ट बात करेंगे SPD। SPD का मतलब होता है सेंसरिक प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। क्या होता है, सेंसरिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर।
अब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। सेंसरी मतलब जब आपके सेंस ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करते, आपके सेंस ऑर्गन ठीक से काम नहीं करते हैं, यानी कि बाहर स्मेल हो रहा है, टच हो रहा है आपको आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, मतलब वो तो आवाज बुला रहा है, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, स्मेलिंग नहीं कर पाते हैं, स्वाद नहीं ले पाते किसी चीज का, तो ये सब प्रॉब्लम आपको क्या होती है, यानी सेंस ऑर्गन्स आपके ब्रेन को प्रॉपर वे में मैसेज को नहीं सप्लाई कर पाते हैं, जिससे कि आपका जो रिएक्शन आना चाहिए था वो आ नहीं पाता है, ये प्रॉब्लम होती है। रवि शेखर जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि कल से टाइम से आ जाइए आप। नेक्स्ट हमारा है देखिए एडीएसडी। एडीएसडी क्या होता है, ये भी फिजिकल एजुकेशन, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत ज्यादा, और उनको कम्युनिकेशन, बहुत दूसरों से बात करना बहुत कम पसंद करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, जल्दी कुछ बोल नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है इनका, है ना, दोस्त यार नहीं बनाते, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमको एएसडी कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स का नाम फुल फॉर्म है, जरूर याद रखिएगा। ओसीडी, ओसीडी में होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहां पर आपको कीवर्ड्स याद रखना है, रिपीटेटिव यानी रिपीटेडली, रिपीट्स थिंग्स, चीजों को बार बार दोहराना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि दिन में 10 बार हाथ धुलते होंगे, मतलब हर बार हाथ धुलते हैं, हर 5 मिनट में हाथ धुलते हैं, सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं, एक्सेस सफाई पे ध्यान देते हैं, तो वो और कुछ नहीं है, उनको ओसीडी की प्रॉब्लम हो रही है नहीं, हो रही है। समझ में आ रहा बात? या किसी चीज को बार बार रिपीट करना, जैसे आप अभी कोई काम करके आए हो, फिर ब्रेन में याद कर रहे हो कि हमने ताला लगाया कि नहीं लगाया है, हमने ये काम किया, दरवाजा बंद किया कि नहीं किया, तो बार बार चीजों को रिपीट करना, एक ही चीज को बार बार सोच सोच के रिपीट करना ही आपका ओसीडी कहलाता है। इसका फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा है ओडीडी। ओडीडी का मतलब होता है अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हमेशा अपोजिट बात, एकदम चिड़चिड़े होते हैं बच्चे, बहुत गुस्सैले होते हैं, अब बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, उठा के कुछ सामान फेंक देंगे, मतलब बहुत जल्दी ना गुस्सा करने लगते हैं, रोने लगते हैं, बहुत जल्दी चिल्लाने लगते हैं, है ना। इस तरह के भी बच्चों में प्रॉब्लम होती है, तो ये बच्चों में ज्यादा होती है, तो इसे हम प्रॉब्लम ओडीडी कहते हैं। अब देखिए कि मैं आपको बता दूं कि जो एनसीईआरटी में ये चैप्टर है, उस चैप्टर को मैंने बहुत ही शॉर्ट में करके आपको समझा दिया। अगर आपने लेक्चर सुना होगा मेरा, तो मैं बता रहा हूं निश्चित तौर पर आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। और मैं अभी इसके आगे कुछ बताने जा रहा हूं कि आप जब एडॉप्टिव स्पोर्ट्स पढ़ोगे, तो इन एडॉप्टिव स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत सारे एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो इनको प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर अपनी संस्था बनाए हुए हैं, और इनके बीच एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट कर रही है ना। तो उस जैसे वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन यानी CWSN बच्चों के लिए होती है, तो पैरा ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स और डीफ ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक भारत, ये नेशनल संस्था है, ठीक है, ये नेशनल वाला है। बस छोटा सा बस मतलब समझ लीजिएगा क्या है। आई होप कि आप मेरी बुक आप सबके पास होगी, अगर नहीं है तो ये बुक आप खरीद लीजिए। इस बुक में पूरा जैसे दिखा रहा है सेम यही चीज है। तो कभी कभी आपने देखा होगा एग्जाम में कि पैरालंपिक पूछ देता है कि फर्स्ट टाइम कब हुआ था, तो मैंने एक चार्ट में ही समझा दिया, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है। जो पूछेगा एग्जाम में ये पूछ सकता है कि पहली बार कब कहाँ हुआ था,
कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, पहली बार इसके डेवलप करता कौन है, कौन है इनको जो डेवलप किया था, इस खेल को बढ़ावा दिया था, इस खेल का मोटो क्या है, स्पिरिट इन मोशन आया हुआ है 2 बार एग्जाम में, अभी नए पैटर्न के एग्जाम में ये आ रहा है क्वेश्चन। इसमें सिंबल क्या होता है, 3 एजिटोस होते हैं, क्या होते हैं, 3 एजिटोस, याद रखिएगा ये वर्ड, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। इसी प्रकार से स्पेशल ओलंपिक, अब देखो पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक में क्या डिफरेंस होता है, पैरा ओलंपिक में कोई भी प्रतिभागी भाग कर सकता है, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसको वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। बट स्पेशल ओलंपिक में ओनली मेंटली रिटार्डेड बच्चे या एडल्ट प्रतिभाग करते हैं। मेंटली रिटार्डेड का मतलब यहाँ पे क्या है, तो मेंटली रिटार्डेड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे मतलब बड़े हो जाते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई मिल गया, मूवी आप सबने देखी होगी ऋतिक रोशन की, ठीक है। उसमें देखा होगा कि जब उसके पास पावर नहीं था, जादू ने उसको पावर नहीं दिया था, तो वो इतना बड़ा होकर छोटे बच्चों की तरफ माइंड रखा था, ब्रेन रखा था, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो इसी प्रकार के जो लोग होते हैं और उनके बीच जब कोई खेल कंपटीशन कराया जाता है सिर्फ वैसे बच्चों और एडल्ट के बीच में, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो सिर्फ स्पेशल ओलंपिक के अंतर्गत कराया जाता है। पहली बार 1968 में स्टार्ट किया गया था, कहां पर, शिकागो यूएसए अमेरिका में हुआ था। ये पूछा गया है कि पहली बार स्पेशल ओलंपिक कहां ऑर्गेनाइज किया गया था, आई होप आप लोगों को पता होगा। इसको शुरुआत किसने की थी, तो एनाइस कैनेडी रिवर, एक लेडीज है, ठीक है, उन्होंने किया था अमेरिका की। और इसका मोटो क्या है, लेट मी विन, और इसमें क्या होता है, इसका सिंबल देख लीजिए कि 5 ऐसे सर्कल में बने लोग हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक होता है डीफ ओलंपिक्स। डीफ ओलंपिक्स का मतलब क्या होता है, डीफ मतलब होता है गूंगे और बहरे लोगों के लिए एक अलग प्रकार की प्रतियोगिता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डीफ ओलंपिक्स, ठीक है। तो ये कब पहली बार स्टार्ट हुआ था, 1924 में, कहा हुआ था, पेरिस फ्रांस में। इसको किसने शुरू किया था, मॉन्सियर रूबेंस एल्केस ने। इसका मोटो क्या होता है, इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स। सिंबल कैसा है ये देख लीजिए। कभी कभी तो मैं आपको बता दूं कि मैं अगर पेपर सेट करता ना, तो ये जैसे खाली सिंबल देता, चित्र देता, ठीक है, ये 3 एजिटोस देता, ये 5 सर्कल वाला नीचे लिखा नहीं होता, और ये दे देता एक, और एक ये दे देता। अब मैं आप लोगों से पूछता कि नीचे दर्शाया हुआ है, तो इसमें से आप स्पेशल ओलंपिक के सिंबल को बताइए कि स्पेशल ओलंपिक सिंबल कौन सा है। बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा सर, है ना। तो देखिए हम लोग अब ना, जो फ्यूचर में चीजें बन रही है, जिस प्रकार से चीजें आ रही हैं, रट्टा रटाया नहीं होगा, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन फ्यूचर में, इसीलिए आप जरूर, इसीलिए मैंने कि यहाँ पे सब एक चार्ट में लेकर आया हूं कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो आई होप कि ये आपने समझ लिया होगा। चलिए फटाक से सब क्वेश्चन देखते हैं। पहले नए क्वेश्चन देखते हैं, है ना, जो हमने बनाए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज डिजाइन फॉर, तो एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन किसके लिए बनाया गया, जल्दी बताइए फटाफट, टाइम नहीं है अब। ऑप्शन नंबर डी। डी, डी, यस सर। और किसके लिए है, डिसेबिलिटीज और स्पेशल नीड्स, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी।
ऑप्शन यहाँ नंबर पर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। बी इज वेरी गुड। करेक्ट। आगे बात करेंगे द प्राइमरी एम ऑफ एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू। अगर हम एडॉप्टिव स्पोर्ट्स की बात करें, एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसका एम क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए। सी बी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। बी बी बी। ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर प्रोफेशनल एथलेटिक करियर। ठीक है, सॉरी ए नहीं, बी। डेवलप बी बी फिजिकल बी स्किल्स डेवलप। एंड एबिलिटीज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडॉप्टिव स्पोर्ट्स या एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन? इसको हम लोग सी ऑप्शन। एपीई के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, ए पी और ई। ठीक है, तो ये क्या है हमारा तीसरे का? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, टीचिंग एडवांस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये हमारा नहीं ऑब्जेक्टिव है एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन का। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड्स। क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मॉडिफाइंग एक्टिविटीज और इक्विपमेंट टू मीट इंडिविजुअल नीड्स। इंडिविजुअल के हिसाब से उसकी आवश्यकता के अनुसार हम जब एक्टिविटीज को मॉडिफाई और इक्विपमेंट्स को मॉडिफाई करके गेम को या फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम को कराते हैं तो दैट इज एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन। एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन फोकसेस ऑन मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, बोथ मेंटल एंड फिजिकल। देखिए जो भी स्पोर्ट्स है वो दोनों ही डेवलप करता है। सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, द डेफिनेशन ऑफ एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व्स। इनमें से कौन है जो एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन को बहुत अच्छा डिफाइन कर रहा है? बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअलाइजिंग इंस्ट्रक्शन एंड एक्टिविटीज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज। उनकी क्षमता के अनुसार हमको बनाना है कि वो क्या कर सकते हैं। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बना देंगे, लेकिन इसके लिए हमको डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का पता होना चाहिए, उनकी कमी का पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑब्जेक्टिव एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन? डी ऑप्शन सर। कौन सा ऑप्शन है 7 का? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, प्रमोटिंग इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ एडवोकेसी। स्वतंत्र और आत्म सम्मान को बढ़ावा देना, ये हमारा मेन फोकस है कि ये बच्चे जब ऐसे बच्चे भी जब खेल के प्रति रहेंगे और ये सब चीजें जब सीखेंगे तो उनके अंदर निश्चित रूप से आत्मविश्वास होगा। नहीं तो सिर्फ वो क्या करेंगे, टीवी में देखेंगे और निराश होंगे कि भगवान ने हमको इस लायक नहीं बनाया, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन एम्स टू। सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी शुड बी राइट। हाँ, नेक्स्ट हमारा द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट छोड़िए इसको, आगे अब हम लोग डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो भी पढ़ा हम लोगों ने। अ डिसेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज, डिसेबिलिटी को कैसे बताओगे आप? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, अ परमानेंट इम्पेयरमेंट दैट लिमिट्स वन और मोर मेजर लाइफ एक्टिविटीज। मतलब कि एक परमानेंट आपको इम्पेयरमेंट, एक प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपके लाइफ टास्क को लिमिट कर दी है। मतलब आप जो दैनिक चर्या में आप काम करते हैं वो आपको करने में बाधा उत्पन्न है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एडीएचडी? सेरेब्रल पाल्सी। सी ऑप्शन। सॉरी, फिजिकल डिसेबिलिटी पूछा है, सॉरी। तो कौन सा इसमें तो फिजिकल डिसेबिलिटी है? डिस्लेक्सिया है, एडीएचडी है, सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई बता दे, इतने बच्चे मेरे सामने पढ़ रहे हैं कि आज तक यूट्यूब पर फिजिकल एजुकेशन का जितने चैनल बने हुए हैं किसी ने ये वाले क्वेश्चन टॉपिक से कराया हो? मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं देखा कभी। अगर आप लोगों ने देखा है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आर कैरेक्टराइज्ड बाय। अगर इंटेलेक्चुअल की बात करेंगे तो इसमें कीवर्ड्स आपको क्या पकड़ना है? ए ऑप्शन। डी 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 डी।
इंटेलेक्चुअल में क्या आएगा? Sensory impairment such as नहीं, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, लिमिटेड कॉग्निटिव फंक्शंस, आपके मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और एडॉप्टिव बिहेवियर को दिक्कत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ लर्न डिसेबिलिटी इज, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी है? B. इसमें से कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी मानी जाएगी? Neurological disorder. A neurological order that affects the ability of learn and process information, यानी आपके दिमाग में चीजें जा तो रही हैं लेकिन ना तो आप अपने मेमोरी में स्टोर कर पा रहे हो और दिक्कत आपको आ रही है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेंसरी डिसेबिलिटी? D. Option number C. B. सेंस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है आपको? डी ऑप्शन, डिसलेक्सिया का। डिस्ग्राफिया नहीं होगा, Blindness. ब्लाइंडनेस। क्योंकि आपका सेंस क्या हो रहा है, हमने क्या बताया था, देखना सुनना, ये आपका क्या है, सेंस है। तो ये ठीक से क्या कर रहा है, सेंस नहीं दे, जो देख रहा है वो ठीक से मैसेज नहीं दे पा रहा है, तो ये आपका हो सकता है। डिस्ग्राफिया आपका डिसऑर्डर है। ठीक है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ, कौन सा होता है, फिजिकल होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, डेवलपमेंट होता है या सेंसरी होती है? D. डी। सी होगा, ऑप्शन नंबर सी है, डेवलपमेंट डिसऑर्डर। अरे भैया सीधी सी बात है, क्या डिसऑर्डर होता है ना, और यहाँ पे डिसऑर्डर कौन सा है, सारे डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी? इनमें से कौन सा डिसेबिलिटी का टाइप नहीं है? इमोशनल डिसेबिलिटी होता है क्या? साइकोसोमेटिक होता है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होती है? बताइए। A. ये होगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है इसका, ए नहीं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। यहाँ ये पूछा है डिसेबिलिटी कौन सा नहीं है, तो ये तो डिसऑर्डर है ना, डिसेबिलिटी नहीं है। देख लो भाई, ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, पकड़ लो। डिसऑर्डर इज एन ऑफेन डिफाइंड एज, अगर हम डिसऑर्डर को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? अ डी टेम्परेरी ऑप्शन। कंडीशन, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, डी ऑप्शन। 8 का ऑप्शन नंबर सी है, एन एबनॉर्मल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर? इसमें से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कौन सा है? छोड़ दो यार वो। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, जो कि आपके मेंटल हेल्थ को खराब करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। एटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी इज क्लासिफाइड एज, अगर एडीएचडी को हम किस में रख सकते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी में, इंटेलेक्चुअल में, और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में, या सेंसरी डिसेबिलिटी में? B. अरे सी होगा भैया, डिसऑर्डर है, यहाँ भी डिसऑर्डर है। ठीक, न्यूरोलॉजिकल होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर? C. ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या मैंने बताया था, एएसडी में क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, बच्चा बात नहीं करना चाहता, उसका डेवलपमेंट तो होता है लेकिन बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत शांत रहता है, किसी से बात नहीं करता है, कुछ नहीं, बोलने में डर उसको लगता है, उसका जैसे होता है विकास नहीं होता ठीक से, मेंटल का प्रॉब्लम होने लगता है उसको, बहुत हेजिटेट करता है चीजों को करने में, संकोच करता है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये डेवलपमेंट था, और ये कौन सा है, न्यूरोलॉजिकल है। बताइए कौन सा इसमें से? सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा 12 का।
नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी? साइकोमेट्रिक डिसऑर्डर, सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर, बस पकड़ लिया आपने। अ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कैन बी इन्वॉल्व, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को भी हम कह सकते हैं ASD, याद रखना ये बात। तो डिफिकल्टी विथ स्पीच, पाओ लैंग्वेज और हियरिंग, इंटेलेक्चुअल वन होता है, वन फिजिकल होता है, इमोशनल बिहेवियर होता है। बताइए कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को हम क्या कहेंगे? ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, डिफिकल्टीज इन स्पीच। जिस कम्युनिकेशन मतलब बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, लैंग्वेज ठीक से नहीं बोल पाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रोनिक हेल्थ कंडीशन? अस्थमा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अस्थमा। नेक्स्ट यहां पर ऑप्शन नंबर सी, एन इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर को हम किस कैटेगरी में रखते हैं या किस पर प्रभाव डालता है? कॉग्निटिव फंक्शन। फिजिकल को कर सकता है, कॉग्निटिव कर सकता है। आपका इमोशंस और आपके बिहेवियर किस पर प्रभावित करते हैं? तो कॉग्निटिव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी? साइकोसोमेटिक क्वेश्चन भाई के बाद रिपीट हो गया। अ डिसेबिलिटी कैन बी कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड, मीनिंग, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कॉन्जेनिटल डिजीज जानते हैं क्या होता है? दिमागी रूप से बीमार जो होते हैं। नहीं नहीं नहीं, जन्मजात, अगर हमको जन्मजात कोई बीमारी मिली हुई है, जन्मजात से है मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम, जन्म लेने पर, उसी को हम कॉन्जेनिटल डिजीज कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। जी जैसे आपने सर, सुना होगा चलिए। बच्चों के दिल में छेद होता है, सुना है? यस सर, डाउन सिंड्रोम भी उसी तरह। हाँ, डाउन सिंड्रोम इसका मेन वो होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में ही प्रॉब्लम है तो ये दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का, ए 18 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। तो बर्थ के समय से ही जब आपको प्रॉब्लम है तो ये आपको कॉन्जेनिटल डिजीज होगा। 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर? ए ऑप्शन, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी TBI is classified a physical, intellectual, neurological and sensory? डी ऑप्शन। C option, सी ऑप्शन, neurological सी disorder। अगर आपको ब्रेन में ट्रामा सेंटर आप गए हुए हैं तो इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहेंगे, उससे आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को आज का क्वेश्चंस भी नए लगे होंगे, मजा आया होगा। कुछ लगा कि नहीं नया? मजा आया सर, बहुत। यस सर। ठीक है, बिल्कुल सर। राइट सर। चैलेंजिंग था। यकीन मान के चलिए कि रोज नए क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको कराऊंगा, 40 से 50 क्वेश्चन, पुराने भी कराऊंगा और नए भी कराऊंगा। जबकि आप ये मान के चलिए कि जो आज मैंने पढ़ाया है वो नॉर्मली कोई पढ़ता या पढ़ाता नहीं है, क्योंकि सबको पता है फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव सभी को पता है। तो लोग इस पर क्या कहते हैं, टाइम नहीं देना चाहते। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी प्रकार की किसी भी टॉपिक को कमजोर नहीं समझना है। क्वेश्चन सभी से आते हैं और कॉन्सेप्ट पे आपको बेस्ड हमेशा रहना है। तो आपको नए प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो निश्चित रूप से मैं बता दूं आपको कि आपको मेरे, ठीक है, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे निश्चित रूप से। बस एक चीज और दिखाना चाह रहा हूं आपको लास्ट का, बस आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस 1 मिनट रुकिएगा, छोटा सा बस है।
पूरी उम्मीद है इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा और कंटिन्यू क्लासेस हमारी चलेंगी। मैंने अलग से 3 टीचर और रखे हैं। मैं अगर कभी बिजी हूं तो मैं सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो, ठीक है, वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, सारे जो क्वालिफाइड टीचर्स हम लोग की टीम की है वो आपका क्लास लेंगे। अगर मैं मिस करता हूं तो कभी मैडम ले लेंगी, ठीक है, कभी एक सर और है वो ले लेंगे। तो हम लोग 3-4 का अपना टीम बना चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग डे भी डिसाइड कर देंगे और वो भी होप आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। कंटेंट हम लोगों के पास बहुत तगड़ा है। तो अभी हम लोग का टीम वर्क होने जा रहा है। चलिए, तो मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ ये देखिए, ये हमारी अपकमिंग बुक है। ठीक, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम। आपने सुना था इसके बारे में, मैंने एक बार बोला भी था, बोला था ना। क्या दिख रहा है आप सभी को? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यस सर। ये हमारी अगली बुक, ये हमारी अगली बुक आ रही है। यस सर, दिख रहा है। ये योद्धा बताएंगे कौन सा है? स्पार्टन का राजा सर। हाँ, स्पार्टन का योद्धा है। मैंने उसको निकाल के लगाया था यहाँ पे। तो ये हमारी अगली बुक आ रही है, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम योद्धा। ठीक है, इसमें आपको बता दें कि आपके पिछले 10 वर्षों के पूरा मैंने निकाला है और वहां से 45 प्रश्न पत्र दे रहे हैं। कुल 5,500 से ऊपर, 4,500 से ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सारे PYQs हैं। नए क्वेश्चंस का बुक इसके बाद आएगा। शारीरिक शिक्षा एक अंतिम प्रहार करके एक बुक आई है, ये 6 महीने बाद, इसके तुरंत 3 से 4 महीने बाद निकलेगी। उसमें सारे नए क्वेश्चंस होंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे। और ये बुक हमारा तो आप जान ही रहे हैं, ब्रह्मास्त्र को, इसको बारे में वो बताना नहीं है। और बहुत जबरदस्त ये बुक चली है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल आपको लिंक मिल जाएगा, आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। कल मैं क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, मैडम एक है वो क्लास लेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत? सर गुड नाइट। गुड नाइट। तो मैडम क्लास लेंगी कल, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएंगे। ओके, गुड नाइट सर। जी सर। Which one, ma'am, sir? हाँ, Which one, ma'am, will take our class? आवाज नहीं समझ में आ रहा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।